हाय एवरीवन, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। ओके, तो सबसे पहले आज तो पॉसिबली हम गॉस लॉ शायद ना पढ़ पाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले उसको स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसका अगर फिजिकली समझना चाहते हैं तो उसका ये मतलब होगा कि अगर कोई भी चार्ज है तो अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो ये चीज मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चीजों में बता दी थी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो या तो उसको रिपल्शन फील होगा या उसको अट्रैक्शन फील होगा, लेकिन उसको फोर्स फील होगा। तो वो फोर्स किसकी वजह से आता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। ठीक है, फॉर्मूला पर चलते हैं डायरेक्टली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन की कैसे दी जाती है? दिस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इसका मतलब समझाती हूँ। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर उसने अपने चारों तरफ क्रिएट तो कर ही लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो मान लीजिए इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है। अब मैं कहीं और से कोई दूसरा चार्ज लाती हूँ Q0, और वो Q0 या Q0 चार्ज जो है मैं यहाँ रख देती हूँ, तो इस Q0 चार्ज को फोर्स फील होगा, और वो फोर्स कितना होगा? हम पढ़ चुके हैं, K Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स उसको फील होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका मतलब ये जो फोर्स आपने निकाला है वो किसको महसूस हो रहा है? Q0 को। तो Q0 को कितना फोर्स फील हुआ? F, राइट? Q0 को कितना फोर्स फील हुआ? F। तो यूनिट चार्ज को कितना फोर्स फील होगा? F अपॉन Q0। और F अपॉन Q0 के अंदर F की वैल्यू पुट कर देते हैं K Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। तो आपके पास आंसर क्या आता है? K Q अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो K Q अपॉन आर स्क्वायर है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उस लोकेशन पे है जिस लोकेशन पे हमने Q0 चार्ज को रखा है। ओके, सो Q0 चार्ज को जहां पर हमने रखा है वहां पर किसी दूसरे चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई थी उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाता है? KQ अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो आपने F अपॉन Q0 यहाँ पर किया था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं। F अपॉन Q0 है एक तो आपके पास, और एक आपने अभी अभी देखा KQ अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये जो F अपॉन Q0 हम लिखते हैं, इसमें हम लिमिट लगा के Q0 टेंस टू 0 भी करते हैं, ये मत भूलना। और ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल में हम ये देखना चाहते हैं कि जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता है, मतलब Q0 चार्ज हम जहां रखते हैं, तो हम उसके आसपास के जो चार्जेस हैं, यहाँ मैंने तो एक ही चार्ज लिया Q, लेकिन आसपास बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो उसके आसपास के जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस का इस Q0 पे कितना फोर्स लगता है या क्या प्रभाव पड़ता है, वो इफेक्ट हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने इस Q0 की वैल्यू बहुत ज्यादा रख दी तो ये क्या करेगा? खुद की स्ट्रेंथ की वजह से उस चारों तरफ का जो प्रभाव है उसको ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये भी पावरफुल हो जाएगा। तो हम इस Q0 को पावरफुल रखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने Q0 की वैल्यू जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी लेनी है, सो दैट ये चुपचाप कुछ ना करे और आसपास के जो चार्जेस है बस उनका फोर्स फील करे बस। तो इसीलिए हम केवल आसपास के चार्जेस का इफेक्ट देखना चाहते हैं, इस चार्ज का नहीं। इस चार्ज के ऊपर हम इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो ये जो लिमिट है ये अप्लाई करने का रीजन सिर्फ इतना होता है ताकि ये आसपास का जो चार्जेस है उनके बिहेवियर को चेंज ना कर दे। एक्चुअल उनका बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो वैल्यू कितनी होगी? KQ अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, ये यूनिट आपको ध्यान रख लेनी है। न्यूटन पर कूलम होती है एक तो, और एक वोल्ट पर मीटर होती है। दोनों यूनिट जो है वो आपको बस ध्यान रखनी है। न्यूटन पर कूलम तो यहीं से आ रही है, ये फोर्स न्यूटन का हो गया और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम तो आ जाएगी। और हम आगे पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने 11th-12th में वैसे तो देखा होगा, कितना होता है? KQ बाय आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने देखा कितना होता है? KQ बाय आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा V बाई ई, और राइट हैंड साइड में KQ बाय आर से KQ बाय आर कैंसिल आउट होके कितना मिल जा रहा है? हमें R मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे V बाय आर।
तो V किस में होता है, वोल्ट में होता है, पोटेंशियल है। R किस में होता है, मीटर में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट आती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसकी डायमेंशन पे। सो डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, राइट। ये था फोर्स की डायमेंशन, आपको ध्यान रखनी है। फोर्स की डायमेंशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का आ जाएगा m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो फोर्स की डायमेंशन होती है। और चार्ज की मैंने आपको बताया था, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए t। तो जो इसकी डायमेंशन आ जाती है वो कितनी आ जाती है, m l t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये इसकी डायमेंशन है जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि सपोज आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस। दिख रहा है साफ साफ आपको, Q1 अलग है, Q2 अलग है, Q5 अलग है। ये डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, एंड सो ऑन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपको Q1, Q2, Q3 इन चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायरेक्शन के साथ, और फिर उनको कर देना है टोटल। तो आपके पास पहले चार्ज की वजह से कितनी आएगी, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, जो कूलम फोर्स में डायरेक्शन का कंसेप्ट बताया था वही यहाँ पे लगेगा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के हमेशा पास की तरफ होती है। तो ये हो जाएगा E1। दूसरे चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा आपके पास, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये होता है आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक एक पॉइंट चार्जेस रखे हुए होते हैं इन्हें हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें आपके पास एक बॉडी गिवन होगी। अब वो बॉडी जो है एक डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है, 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। किसी बॉडी का नाम अगर अपन सोचें एक डायमेंशन में, तो एक तार ले लीजिए, वायर पतला सीधा सा रख दो, एक डायरेक्शन में रख दो उसको, या तो एक्स एक्सिस पे रख दो, या वाई में रख दो, या जेड में रख दो, तो एक ही डायरेक्शन काफी है। सो ये हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉडी हुई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई शीट आपने ले ली है, तो वो शीट क्या है, एक प्लेन में होती है, या तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। सो दैट बॉडी इज 2 डायमेंशनल बॉडी। सिमिलरली इफ वी टेक अ वॉल्यूम, मतलब क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, हम जिस रूम में है उस रूम को देख लीजिए, ये 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। सो अगर कोई चार्ज हमने ऐसा लिया है जो किसी वायर पे फैला दिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। सपोज कोई शीट ली है, उस पूरी शीट को चार्ज कर दिया, तो दैट विल बी अ केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई क्यूब ले लिया है, उस क्यूब को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो दैट विल बी द केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके चलते हैं। इसमें हमारे पास अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एक वायर होता है या रोड होती है और उस पे चार्ज फैला दिया जाता है यूनिफॉर्मली, और उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। सो आपके पास जब भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाएगी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल चार्ज आपने कितना दिया है और कितनी लेंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टोटल चार्ज मान लीजिए Q दिया है और टोटल लेंथ आपके पास हो गई Q बाय एल, तो लैम्डा होता है आपका Q बाय एल, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आया। तो यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करते हैं। सपोज उसके पास चार्ज कितना है dq, और आपने इसकी लेंथ कितनी मानी है, L मानी है, और आपका जो एलिमेंट आपने लिया है सपोज वो किस लेंथ का है, DL लेंथ का है। सो DQ की वैल्यू कैसे आएगी, DQ की वैल्यू आप निकालेंगे लैम्डा को DL से मल्टीप्लाई करके। कारण, क्योंकि आपने लैम्डा की डेफिनेशन देखी है और लैम्डा क्या बताता है, L लेंथ में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब ये देखिए L लेंथ में कितना चार्ज गया, Q चार्ज गया, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आएगा, Q बाय एल जाएगा। तो DL लेंथ में कितना चार्ज आएगा, Q बाय एल इंटू DL, और Q बाय एल आपका कितना था, लैम्डा।
तो ये जो dl लेंथ में चार्ज आया है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, dq से। तो dq की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, लैम्डा dl आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की सपोज p पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लीजिए r है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम मान लीजिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dE से। और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, kq अपॉन r स्क्वायर। सो k एज इट इज रहेगा dq अपॉन r स्क्वायर, और dq की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है, k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन आपके पास आई जाएगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो E विल बी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास केस है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। सिमिलरली आपके पास सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, आपके पास एक 2 डायमेंशनल शीट होगी और उस शीट पे जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होगा, और हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो शीट हमने ली है, इसी शीट को हम छोटे छोटे हिस्सों में काट देंगे और हमारा एक छोटा हिस्सा इसी शीट के ऊपर रखा हुआ होगा। लेकिन जो अब जब आप एक वायर को काटते हैं तो वो लेंथ एलिमेंट आता है, अगर आप इस शीट को काटेंगे तो सरफेस एलिमेंट आएगा। तो सरफेस एलिमेंट में मान लीजिए इसका सरफेस कितना है, ds है। जो एलिमेंट हमने लिया है उसका सरफेस एरिया कितना है, ds है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। और इस बार आपको जो चार्ज डेंसिटी दी जाएगी वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। और सिग्मा की वैल्यू जो होती है, जिस तरह से आपने लैम्डा की वैल्यू रखी थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस बार आपके पास हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टोटल एरिया। तो सपोज पूरी शीट का एरिया मान लीजिए कितना है, s है, और पूरी शीट पे जो टोटल चार्ज आपने दिया वो कितना है, q है। तो ये आपके पास हो जाएगा q बाय s आपके पास हो जाएगा, ओके। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी पूरे s एरिया में कितना चार्ज फैला है, कैपिटल Q चार्ज फैला है। तो अब बताइए हमारे छोटे से एलिमेंट के अंदर जो dq चार्ज आया है, उस dq की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ds। और ये कैसे आया, ये देखिए S एरिया पे चार्ज कितना गया, Q, राइट। तो यूनिट एरिया पे चार्ज कितना गया, Q बाय S, राइट। तो हमारे पास ds एरिया पे चार्ज कितना जाएगा, Q बाय S इंटू ds, और Q बाय S हमारा कितना था, सिग्मा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ds, और इस चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था, dq से रिप्रेजेंट किया था। इन दैट सिचुएशन हमारे पास P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट से P पॉइंट को मिला दीजिए, और वो डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, r है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हो जाएगी k dq अपॉन r स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा r कैप। और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा k सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, साथ में आ जाएगा r कैप। ये हमारे पास हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल बॉडी होगी। सो मैं सबसे अच्छी 3 डायमेंशनल बॉडी हमारे पास ऐसे बनाने में आसान होता है, तो ये बना देते हैं। अब इसको जब आप काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो ऐसा ही कोई एलिमेंट आपको मिलेगा जो खुद भी 3 डायमेंशनल होगा। तो 3 डायमेंशनल बॉडी में हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ होगा। तो सपोज इस पूरी बॉडी का वॉल्यूम है v, और इसको चार्ज हमने दे दिया Q। तो इस बार आपको जो चार्ज डेंसिटी दी जाएगी वो कौन सी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। और रो की वैल्यू जो होती है वो होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसी सिचुएशन में जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, सपोज इसका वॉल्यूम कितना है, dv है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो है वहां से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, r है। सो आपके पास जो dq होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू dv। कंसेप्ट वही है जो मैंने ऊपर दोनों केसेस में आपको समझाया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन k dq, dq का मतलब रो dv अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r कैप। सो ये हमारे पास थे 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे
कूलम फोर्स के अंदर था। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कूलम फोर्स में हमने देखा था कि अगर दोनों साइड में फोर्स लग रहे हो तो अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से इधर आ रही हो और दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर 0 हो जाती है वहां किसी चार्ज को कोई फोर्स फील नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उसको फोर्स कितना फील होगा। तो आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि यूनिट चार्ज को, राइट, यूनिट चार्ज को जो फोर्स फील होता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यूनिट चार्ज को कितना फोर्स फील होता है, ई फोर्स फील होता है। तो अगर किसी क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। सो ये भी आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ये वहां से भी आ जाएगा। कहां से, ऊपर आपने देखा था ई की वैल्यू एफ अपॉन क्यू नॉट था, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो किसी भी चार्ज को, क्यू नॉट को जब आप किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई लगेगा। ठीक है, चलिए हम थोड़े से इसके एक हाथ क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ आपको वेक्टर की डायरेक्शन समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप थोड़ा सा देखिए। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, -4q एंड 9q। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे सपोज -q चार्ज रखा है, यहाँ पे आपने 9q चार्ज रखा है और ये दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर। ओके, द पोजिशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम द चार्ज -q। ओके, देखो द पोजिशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द पोजिशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 from the charge -4q is x मीटर। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझना नहीं है। सबसे पहले आपको सिचुएशन देखनी है। आपके पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बता दी थी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर होगी और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी हमेशा तरफ होगी। सो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का है। हमें ये कहा गया है कि आपको इस पूरी लाइन पे वो पोजीशन निकालनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं और उसकी डिस्टेंस बाद में हमें -4q से लेनी है। हमारे पास 3 लोकेशन पॉसिबल है। ओके, वो 3 लोकेशन आप अच्छे से समझना। -4q यहाँ पे है और 9q यहाँ पे है। सो यहाँ से दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन को आप इतना बढ़ा दीजिए। अब खुद सोचो कि वो लोकेशन कहाँ हो सकती है, या तो इधर हो सकती है, या बीच में हो सकती है, या फिर यहाँ हो सकती है, राइट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो जो लोकेशन आती है वो कैसे आती है। तो अगर मान लीजिए कोई चार्ज के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अगर कोई चार्ज किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है और दोनों किस लोकेशन पे आप निकालना चाहते हैं वहां पे वो डिपेंड करता है। तो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला हमने देखा था, वो होता है KQ/R²। K तो कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर वो मेरा पॉइंट हुआ तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सपोज आप वो पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं P पर, तो ये जो P पॉइंट है -4q की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इसकी तरफ होगी। और 9q पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो किधर होगी, लेफ्ट में। यस, चांसेस हैं कि इन दोनों से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल सकती है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीच वाले हिस्से में। बीच वाले हिस्से में सपोज पॉइंट P आप यहां ले लेते हैं, तो 9q क्या करेगा, उसको धक्का देगा इधर, करेक्ट, और -4q का क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन भी इधर ही आ रहा है, रिपल्शन भी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ बीच में कभी भी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। सो पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर है, राइट। तो 9q जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज,
और -4q की वजह से होगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे है, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो बीच वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट का देखना है। सो वापस इस चीज को एक बार समझना, -4q और 9q, इनमें से स्ट्रॉन्ग चार्ज कौन सा है? स्ट्रॉन्ग चार्ज है आपका 9q। अगर आप राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट ले लेते हैं p, तो होगा क्या कि उसकी जो दूरी है वो 9q से काफी कम है, 9q से तो वो बहुत पास में है, तो एक तो वो पॉइंट पास में हो जाएगा, दूसरा चार्ज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 9q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यानी इस डायरेक्शन में जो होगी E9q, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू -4q जो कि इधर लगेगा। कारण एक तो -4q जो है वो चार्ज खुद ही बहुत कमजोर है, 9q से तो आधे से भी कम है वो हमारे पास, तो एक तो वो चार्ज खुद कमजोर है, और कमजोर चार्ज के बाद में भी आपने उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इस 4q चार्ज से बहुत ज्यादा कर दी, तो चार्ज कमजोर हो गया, इसलिए q की वैल्यू कम हो गई, राइट। एक तो आपने q घटा दिया और एक आपने R बढ़ा दिया, दोनों ही सिचुएशन ने मिला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो राइट हैंड साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप राइट हैंड साइड में ले रहे हैं वो आपका 9q के बहुत पास में है, और 9q खुद भी स्ट्रॉन्ग चार्ज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और 4q चार्ज जो है वो कमजोर है और आपने उसकी दूरी भी बढ़ा दी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम वापस से एनालाइज करते हैं। ये देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो होगा क्या कि 9q जो है, अब वो चार्ज तो स्ट्रॉन्ग है, चार्ज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप क्या करेंगे, चार्ज के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए 9q से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाए। इसलिए इस बार जो p पॉइंट को आपने लिया है वो 9q से अच्छी खासी दूरी पर है, r की वैल्यू क्या कर दी आपने, बढ़ा दी, ताकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट जाए। और -4q चार्ज जो है वो चार्ज खुद कमजोर है, इस वजह से हम क्या करेंगे, चार्ज तो कमजोर है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट काफी पास में ले लेंगे, तो ये देखो -4q के पास में हो जाएगा। सो ओवरऑल दोनों का बैलेंस कर दिया हमने, जो चार्ज कमजोर है उसके पास ले लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी आ जाए, और जो चार्ज खुद मजबूत है उसका चार्ज तो बिगाड़ नहीं सकते तो उससे दूरी बढ़ा दी ताकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला होता है KQ/R²। 4Q के केस में हमने क्या किया है, 4Q के केस में Q की वैल्यू घट रही थी तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये देखो 4Q के केस में आपके पास Q की वैल्यू घट रही थी तो हमने R को भी घटा दिया, R को भी घटा दिया, दोनों चीजें इसके अंदर घट रही है। और 9Q के केस में क्या था, KQ/R², सो आपके पास Q की वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने R को भी बढ़ा दिया। जब आप ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी को दोनों को ही डिड्यूस कर देते हो तो जो रेशो आता है वो रेशो क्या रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, रेशो सेम मिल जाएगा। ये दोनों क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये दोनों क्वांटिटी बढ़ जो जाएगी तो रेशो आपके पास सेम रहेगा, तो अब चांसेस है कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो सकती है। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो आप कहाँ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल होगा क्योंकि आपको लोकेशन पहले से पता नहीं थी। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो -4q वाले चार्ज से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 मीटर गिवन है। अब हमें कहा जा रहा है कि इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे p पॉइंट पर और उसको करेंगे 0। तो -4q वजह से कितनी हो जाएगी, k मल्टीप्लाई बाय, अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि -4q की वजह से इधर आएगी और 9q की वजह से इधर आएगी, सो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, डायरेक्शन तो मैं वैसे ही पता है कि ऑपोजिट है, तो सिर्फ क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली इक्वल कर दो। अगर आप मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं करना चाहते हैं और माइनस साइन लेना चाहते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। कैसे, मैं माइनस लेके बताती हूँ पहले, KQ/R² प्लस KQ/R², ऑब्जर्वेशन पॉइंट P 9Q से कितना दूरी पर है, 2 + x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, राइट। तो आपके पास हो जाएगा K4Q/x² एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, K9Q/
2 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4/x स्क्वायर का रूट ले लीजिए, तो कितना मिलेगा, 2/x मिलेगा। यहाँ पर 9 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, डायरेक्ट x आ जाएगा आपका 4 मीटर। ओके, सो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं। या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन देखो किस टाइप के मिलेंगे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक गिवन है कि एक क्लॉक आपने ली है, ठीक है। क्लॉक जो होती है, दीवार घड़ी हमारी वॉल क्लॉक होती है, ये उसका सेंटर है। यहाँ पर हमें पता है 12 बजते हैं। जहां पर 12 बजते हैं वहां पर आपने चार्ज दिया है माइनस का 12Q। जहां पर 1 बजते हैं वहां दिया है -Q, 2 -2Q, 3 जहां बजते हैं वहां -3Q, यहाँ आपके पास -6Q, यहाँ आपके पास -9Q, तो ये हो जाएगा -4Q, यहाँ हो जाएगा -5Q, यहाँ हो जाएगा -7Q, यहाँ हो जाएगा -8Q, यहाँ आपके पास हो जाएगा -10Q और यहाँ हो जाएगा आपके पास -11Q। क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि आपने इन चार्जेस को दे दिया और आपसे ये कहा जा रहा है कि उस वक्त का टाइम बताइए जब आपके पास जो घंटे वाली सुई होगी वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में इन सारे चार्जेस की वजह से रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मतलब आपको बताना है रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन बताना है। ई रेजल्टेंट की डायरेक्शन बता दीजिए, जिधर ई रेजल्टेंट की डायरेक्शन होगी उसी दिशा में, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, घंटे वाली सुई जो है वो आपके पास आर हैंड कर दीजिए या आर नीडल कर दीजिए। सो आपको सबसे पहले, और जब वो घंटे वाली सुई उधर आपको पता चल जाएगी तो कितना टाइम होगा, तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली टाइम बताना है। उस वक्त घड़ी में कितने बजे होंगे जिस वक्त घंटे वाली सुई जो है वो रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इस क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ एक मोटिव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिवाइड करके और कैंसिल आउट कैसे करते हैं। तो एक तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाया था आपको वो आप देख लीजिए, और एक ये वाला क्वेश्चन अपन को देखना है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी, मतलब कैलकुलेशन हमें एक्चुअल में बहुत कम करनी पड़ेगी, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। सबसे पहले आप देखिए कि सारे नेगेटिव चार्जेस हैं तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लाएंगे। तो अगर मैं -12Q और -6Q को देखूं तो समझना, ये देखो -12Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और -6Q बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, राइट। तो सपोज केवल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E से। तो जाहिर सी बात है 2Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 2E होगी। 3Q की वजह से कितनी होगी, 3E होगी। वाई, क्योंकि सेंटर से सभी चार्ज की जो दूरियां हैं वो तो बदल ही नहीं रही है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R², तो इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, K × 2Q/R², और वो 2 बाहर ले लो तो कितना आ रहा है, E आ रहा है। सो दूरियां आर तो सबके लिए सेम है, चार्ज चेंज हो रहा है तो वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड सो ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। मुझे ये बताइए कि जो मैंने 12Q और 6Q मतलब 12Q और 6Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट साइन में है। तो ऊपर आपके पास जा रहा है, इसका मतलब ऊपर आपके पास जा रहा है 12 टाइम्स E इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे आपके पास आ रहा है 6 टाइम्स E। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और रिजल्टेंट आपके पास ऊपर आ जाएगा और कितना बच जाएगा, 6E। वाई, 12E में से 6E माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है, 6E। तो घड़ी की दो सुइयों, इन दो चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ऊपर आएगी 6E डायरेक्शन में। सिमिलरली आप देखो 9Q और 3Q, तो इसकी वजह से इधर कितनी है, 3E है, और इसकी वजह से इधर कितनी है, 9E है। तो सेम लाइन पे है दोनों, तो 9E में से 3E चला गया तो कितना बचा, 6E, और वो 6E किधर आएगा, 9 की डायरेक्शन में आएगा। तो आपके पास 9 और 3 से ये मिल जाएगा। 11 के पीछे कौन है, 5 है, तो 11 की डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा 11E और 5 की डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा 5E। तो 11 में से 5E चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6E। तो एक 6E आपके पास 11 की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब 10 देखो, 10 की डायरेक्शन में कितना है, 10E है, और 10 के पीछे कौन है, 10 के पीछे आपके पास 4 है।
बिल्कुल 4 है वर्टिकली ऑपोजिट, तो 10 में से कितना जाएगा 4, तो इधर कितना बच जाएगा 6e। 8 आपके पास है, 8 के पीछे कौन है 2, तो इधर आपके पास आ रहा था 8e और इधर आपके पास जा रहा था 2e। 8 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपके पास 6e, तो 8 की डायरेक्शन में भी 6e आ जाएगा। 7 के पीछे आपके पास है e, क्योंकि q चार्ज है, और इधर आपके पास हो जाएगा 7e, तो 7 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास q, 6 बचा। तो आपके पास फाइनली रिजल्टेंट जो है, पहले 12 लाइनें थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 12 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 लाइनें बच गई आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको वापस बना लेते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 6e, राइट, और एक आपके पास है इधर हो जाएगा 6e। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में दो वेक्टर बनाने हैं आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, ये 6e है, ये 6e है, और यहाँ पर नीचे मैं डॉटेड लाइन बना देती हूँ सो दैट हमें पता रहे कि इस डॉटेड लाइन वाली डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ हमारे पास इधर है एक तो 6e और एक आपके पास इधर है 6e। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालते वक्त कंपोनेंट नहीं बनाने हैं, आपको ये देखना है टोटल आपके पास कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 का कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिसके ऊपर 3 चले जाए और जिसके नीचे 3 आ जाए। कारण क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, बिल्कुल सेंटर में करिए, मैंने ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर में, तो आप मुझे बताइए कि ये वाला 6e और ये वाला 6e, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इसी रेड लाइन के अलोंग आएगा। कारण ये देखो, अगर एक वेक्टर आप ऐसा लेते हो और एक वेक्टर आप ऐसा लेते हो और उनके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक इस तरह से और एक बिल्कुल इस तरह से, तो होगा क्या, इस रेड के अंदर सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि आपने डॉटेड लाइन बनाई ही ऐसे थी कि वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आए। तो ये जो वेक्टर है सपोज मैं इसको बोल देती हूँ ई, करेक्ट, तो आपके पास इस ई का कौन सा कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और ऊपर आपके पास कौन सा जाएगा ई साइन थीटा, और ये डायरेक्शन अगर ई है, सॉरी ये वैल्यू अगर ई है तो ये भी आपको ई ही मिला था, तो अगेन इस नीचे वाले ई का भी इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, और एक आपके पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2e cos थीटा ऐड होके किस डायरेक्शन में आएगा, डॉटेड वाली लाइन में। सो ये जो 6e है और ये जो 6e है, इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा बिल्कुल इस डायरेक्शन में, कितना होगा वो भूल जाओ अभी। फिर ये जो 6e होगा और ये जो 6e होगा, इन दोनों का भी इस डॉटेड लाइन की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये दोनों भी डॉटेड लाइन से बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम एंगल पे है। और लास्ट में आपके पास ये वाला 6e और ये वाला 6e, इन दोनों का भी रिजल्टेंट सेम आएगा। ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन जो आपने बनाई है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थी आपके पास, ये देखो ये थी, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, ध्यान रखना। ये कहाँ पे था, जहां पर 12 बजते हैं, ये कहाँ पर था 11 बजते, ये 10 पे था, ये 9 पे था, ये 8 पे था और ये 7 पे था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है किस किस की वजह से, 7 8 9 की वजह से, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही 10 11 12 की वजह से है। तो एक डॉटेड लाइन आपको ऐसी मिलेगी और इधर जा रहा है आपका 10 11 12 का रिजल्ट, इन दोनों की वजह से ऊपर जा रहा है, सपोज एक ही एरो से रिप्रेजेंट कर दो, और इधर आपका आ रहा है 9 8 7, या अलग अलग भी कर सकते हो जैसे मैंने अलग अलग किया है, क्योंकि ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल थीटा 1 रहेगा, तो इन थीटा 1 का इस कंसेप्ट से कैंसिल आउट होके बिल्कुल बीचों बीच आएगा। सिमिलरली इस डॉटेड वाली लाइन से ये एंगल थीटा 2 है, तो दूसरे वाले 6e के कंपोनेंट ये एंगल थीटा 2 रहेगा। लास्ट में आपके पास ये एंगल आपके पास थीटा 3 हो जाएगा और डॉटेड वाली लाइन से ये एंगल थीटा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट आपका आया है अलोंग दिस डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन कहां पे जा रही है, बिल्कुल 9 और 10 के बीचों बीच से। इसका मतलब घड़ी में 10 अगर यहाँ पे है और 9 अगर यहाँ पे है, तो आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। और जब घंटे की सुई जो होती है वो 9 और 10 के बीच में कब होती है, जब 9:30 बजते हैं, क्योंकि जब 9:30 बजते हैं तो आपके पास ये 9 का नीडल है और ये 10 का है, तो 9:30 बजते हैं तो घंटे की सुई बिल्कुल इसके बीचों बीच होती है और मिनट की सुई 6 पे होती है। तो हमें मिनट की सुई का पूछा नहीं है, घंटे की पूछे है, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 9:30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना रहेगा 9:30 रहेगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन हो जाता है। सिमिलरली मान लीजिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो आपको आई होप क्लियर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का ही। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1
और एक चार्ज है आपके पास Q2, एक लाइन पे है दोनों, ठीक है, एक लाइन पे है दोनों, और इनका मिड पॉइंट, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल इन दोनों का मिड पॉइंट। तो आपको ये डिस्टेंस दी हुई है R1 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है R2 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, आपको यहाँ पर चार्जेस हैं, Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 50 नैनो कूलम, और जो Q2 है उसकी वैल्यू भी आपको है 50 नैनो कूलम। नाउ आपके पास ये सिचुएशन थी ए सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है बी, और उस बी में क्या किया गया है, द चार्ज ऑन द राइट एंड, मतलब Q2 जो है बी सिचुएशन में क्या किया गया है, Q2 इज मूव्ड टू द राइट, Q2 को थोड़ा सा राइट में मूव करवा के और थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो चेंज कर दी गई। तो देखो जो बी सिचुएशन है वो बनाते हैं अपन डिफरेंट कलर से। सो इस बार आपका क्या किया है, Q1 उसी लोकेशन पे है, ये पॉइंट आपका यहीं पे है, राइट, और जो लाइन आपने ड्रॉ करी थी उसी लाइन में Q2 को थोड़ा आगे भेज दिया गया है, Q2 यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि इनिशियल सिचुएशन में Q2 और Q1 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों 50 नैनो कूलम के हैं, और R1 और R2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ये जो मिड पॉइंट था इनका, इस मिड पॉइंट पे जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में जो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड है, मिड पॉइंट से उनकी दूरी बिल्कुल सेम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। लेकिन अगर आपने Q2 को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दिया, तो क्या अब इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट वही है लेकिन अब वो मिड पॉइंट नहीं रहा, पहले वो मिड पॉइंट था क्योंकि Q2 Q1 समान दूरी पर थे, अब आपका Q1 तो अभी भी 1 मीटर पे है, राइट, R1 तो अभी भी आपकी कितनी है, 1 मीटर है, लेकिन जो R2 है उसे अब कर दिया गया है 3 मीटर। तो क्या ये पॉइंट अब मिड हुआ, ये मिड नहीं हुआ। तो हमें ये कहा जा रहा है कि Q2 को जो आपने राइट में शिफ्ट कर दिया है, और अब हम चाहते हैं कि जो पहली वाली हमारी लोकेशन थी, राइट, जो पहले वाली यानी ये वाली जो लोकेशन है, ये ग्रीन पॉइंट जो है पॉइंट P, इस पॉइंट P पे अभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही चाहिए, 0 मतलब पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए इस Q1 के अंदर हमें कितना चार्ज इस Q1 में से घटाना पड़ेगा, Q1 में से कितना चार्ज घटाना पड़ेगा, ये हमें कहा जा रहा है। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। सो आपके पास है Q2 इज मूव्ड टू द राइट, हमें निकालना है एडिशनल चार्ज, क्वेश्चन इस तरह से, एडिशनल चार्ज दैट मस्ट बी removed from the left charge in order to maintain the initial electric field magnitude in nanocoulomb is given by अल्फा बाय 9 नैनोकूलम। आपको बताना है अल्फा की वैल्यू कितनी है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। अब Q2 को थोड़ा राइट में आपने भेज दिया है, तो Q1 में से कितना चार्ज हटाएं कि अभी भी पुराने पॉइंट पे पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन है। मतलब नई वाली सिचुएशन में हमें कुल मिला के ईपी पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, और उसके लिए इस Q1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो Q1 पहले आपका 50 नैनोकूलम था, अब हम 50 नैनोकूलम नहीं लेंगे, अब हम Q1 को, Q2 को भी 50 नैनोकूलम लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी है, हमें Q1 का पूछा है, Q1 में से कितना चार्ज रिमूव करना है। तो ईपी कितना होगा। सो ईपी देखो, सबसे पहले इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। सो Q1 की वजह से कितनी होगी, K Q1 प्राइम ले लेते हैं, नया चार्ज है, तो K Q1 प्राइम अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कितना है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू K Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पर अब देखिए K से K आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 प्राइम आपका कितना आ रहा है, Q1 प्राइम आपका आ रहा है Q2 अपॉन 9, राइट। सो ये हमारे पास आ जाता है, और Q2 कितना है 50 नैनो कूलम अपॉन 9। रिमूव चार्ज पूछा है, चार्ज रिमूव का मतलब हो जाता है कि नेक्स्ट सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए तो चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 नैनो कूलम बाय 9 होनी चाहिए, जबकि इनिशियल Q1 कितना था, इनिशियल Q1 कितना था 50 नैनो कूलम। तो चार्ज कितना हटाया हमने, 50 नैनो कूलम पहले से था और 50 नैनो कूलम बाय 9 अब है, तो कितना आ जाएगा 450 माइनस 5 अपॉन 9, ये आ जाएगा अपना 400 बाय 9 नैनो कूलम। हमें कितना दिया था, अल्फा बाय 9 दिया था, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 400 आ रही है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसमें हमें कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रोड पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास कितना होता है, सर्कल पे है, रिंग पे है, डिस्क पे है, स्फेयर पे है, सिलेंडर पे है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लगता है कि आपको याद रखने चाहिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट आपको याद नहीं रखने चाहिए। बस गॉस लॉ अच्छे से समझोगे तो सारे 2-2 मिनट के अंदर, 2-2 मिनट तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 50-50 सेकंड के अंदर सारे फॉर्मूले खुद ही डिराइव कर डालोगे। तो केवल 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। रोड का आपको याद रखना है, रिंग का आपको याद रखना है, डिस्क का आपको याद रखना है, बस। स्फेयर का याद नहीं रखना है, सिलेंडर का याद नहीं रखना है, होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इन सब का याद नहीं रखना है। इन सब का हम डिराइव कर लेंगे, गॉस लॉ से बहुत इजीली डेरिवेशन हो जाता है। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक देखा है, सिर्फ बेसिक देखा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली जो उनके फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन्हीं से ही आते हैं। सो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।